हेलो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में पेपर कोड KAS 203 इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस पार्ट में सेक्शन ए और बी कवर करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। ये पेपर कोड KAS 203T 2021-22 में AKTU में पूछा गया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का पेपर है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन सेक्शन ए के क्वेश्चंस हो गए। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होते हैं। ए बी है ना, ABCDEF GHI J और K, ये 7 क्वेश्चन सेक्शन ए में हो गए। सेक्शन बी में देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला, दूसरा क्वेश्चन बीटा गामा फंक्शन का है, तीसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी के 2A B C D और E 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, इनमें से 3 करना है, लेकिन आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर वो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट, तो 3AB, उसके बाद 4AB, क्वेश्चन नंबर 5AB, क्वेश्चन नंबर 6AB और क्वेश्चन नंबर 7AB, है ना। इस तरीके से ये पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में कितने पार्ट करेंगे हम लोग? सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये दोनों पूरा कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जिसकी फैमिली ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं। क्या? तो ओरिजिन से पास होने वाली जो इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या होती है? y = mx। m जहाँ पर स्लोप है, m की वैल्यू चेंज करेंगे तो बहुत सारी लाइनें मिल जाएंगी। तो कितनी इनफाइनाइट लाइनें मिल जाएंगी। तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, y = mx। तो इसी की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जहाँ पर m की वैल्यू कांस्टेंट है। m की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू देने पर हमको बहुत सारी लाइनें मिल जाएंगी। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज गिवन बाई, क्या इक्वेशन होगी? y = mx, m इज़ ए कांस्टेंट, m की वैल्यू कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 4 1/2 1/5 कुछ भी हो सकता है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगला अब हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो फिर कैसे निकालते हैं? इसमें एक कांस्टेंट है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर तक की डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगी। तो क्या करना है, एक ये इक्वेशन और इसका एक बार डेरिवेटिव करने के बाद जो 2 इक्वेशन निकलेंगी उससे m एलिमिनेट करना होता है, ये तरीका है। तो dy/dx = m हो गया। अब m की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लो y/x, तो यही इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो 2 नंबर में है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 1b देखिए, 1b, स्टेट द criterion for linearly independent solution of the homogeneous linear nth order differential equation। कहने कि अगर nth ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, कौन सी कंडीशन है। ठीक है, तो एक हम लोग इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि nth ऑर्डर की कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, a0 dny/n प्लस a1 dn-1y/n प्लस डाटा प्लस an y = 0। होमोजीनियस कह रहा है तो इधर x का फंक्शन नहीं होगा, 0 होगा, है ना। ये अगर 0 है तो ये इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। कितने ऑर्डर की है? nth ऑर्डर। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? n सॉल्यूशन होंगे। तो सपोज पहला सॉल्यूशन y1 है, दूसरा y2 y3 ... yn, ये n सॉल्यूशंस हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। मतलब c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस ... cn yn, उसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आपका y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, y2 भी करेगा, y3 भी करेगा और yn भी करेगा। तो एक प्रॉपर्टी है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर n सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसका एक सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस ... cn yn भी इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ मान लिया गया है, nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो n इसके सॉल्यूशंस है। अब ये बताना है कि ये सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसकी शर्त क्या होगी। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा कि इसका जो
लीनियर कम्बिनेशन आएगा उसको अगर हम लोग जीरो के इक्वल कर लें, जीरो के इक्वल करेंगे। लीनियर कम्बिनेशन कैसे निकलता है, इनमें एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दैट इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, और उसको जीरो के बराबर कर लो। अब अगर यहाँ c1 c2 c3 डॉट डॉट cn सारी वैल्यू अलग अलग जीरो आ जाए, c1 भी जीरो, c2 भी जीरो, c3 भी जीरो, डॉट डॉट cn जीरो, तो ये जो सॉल्यूशंस है y1 y2 y3 डॉट डॉट yn ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एक तो ये शर्त है, इस तरीके से बता सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है निकालने का, और हम लोग रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट निकाल लें। रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट क्या होता है कि फर्स्ट रो में इनके सॉल्यूशंस लिख लेते हैं y1 y2 y3 डॉट डॉट yn। सेकेंड रो में डेरिवेटिव कर लो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव y1 डैश y इसका डेरिवेटिव ये। थर्ड रो में फिर इसी का एक बार और डेरिवेटिव कर लो, तो y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश y4 डबल डैश एंड डॉट डॉट n माइनस, चूँकि इसमें नंबर ऑफ रोज ये इसमें देखिए y1 y2 y3 यानी कॉलम n है तो n रोज भी होनी चाहिए। तो देखिए आपने यहाँ जीरो से स्टार्ट, मतलब इसमें डैश नहीं था, यहाँ 1 सेकेंड रो में 1 है, तो इस तरीके से nth रो में n माइनस 1th टाइम डेरिवेटिव आएगा। तो y1 की पावर n माइनस 1 y2 n माइनस 1 y3 n माइनस 1 डॉट डॉट yn n माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। इसको रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू अगर जीरो है तो जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस y1 y2 y3 डॉट डॉट yn ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट। तो दो शर्त हैं, आप कोई एक भी लिख सकते, कोई एक लिख दीजिएगा, चाहे यहाँ तक लिख लो, या ये चीज़ नहीं लिखना है, इतना हटा दो और रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल किया है, तो यहाँ सारे स्केलर c1 c2 c3 डॉट डॉट cn ये सारे अलग अलग जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है उसकी इंडिपेंडेंट की। या इसको नहीं लिखना है, दूसरा तरीका ये भी कि रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट हम नॉट इक्वल टू जीरो बता दें, तब भी जो सॉल्यूशंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 1C। क्वेश्चन नंबर 1C है, एवेल्यूएट 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट माइनस लॉग एक्स। ये बीटा गामा फंक्शन का है। अगर आप पेपर कोड BAS 203 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये आपके कोर्स में नहीं है बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, ये KAS 203 या KS 203T उनमें है, लेकिन BAS 203 में बीटा गामा फंक्शन नहीं है, तो वो स्किप कर सकते हैं। जो लोग पेपर कोड BAS 203 दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो इसको स्किप कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट माइनस लॉग एक्स। इसको लिख सकते हैं, इस -1 को x की पावर -1 लिख सकते हैं, उसको 1/x लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें इस लॉग, जो लॉग वाला टर्म होता है ना, उसको पूरे को t मान लेते हैं। तो log 1/x इक्वल टू टी, तो 1/x इक्वल टू e पावर t, तो x इक्वल टू e पावर माइनस टी हो जाएगा। इसको रिवर्स कर देंगे तो x इक्वल टू e पावर माइनस टी, डेरिवेटिव dx इक्वल टू माइनस e पावर माइनस टी dt। तो चलिए ये dx की जगह पे माइनस e पावर माइनस टी dt रख लिया, और ये हो गया अंडर रूट टी। लिमिट पर देखिए, जब x की वैल्यू 0 तो log 1/0 मतलब log इन्फाइनेट कितना हो जाएगा, इन्फाइनेट हो गया। जब x की वैल्यू अपर लिमिट 1 रखोगे तो 1/1 log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब इनकी लिमिट को चेंज कर लीजिए, अपर और लोअर को चेंज कर लीजिए, तो ये यहाँ माइनस लगा है, माइनस लग जाता है। अपर और लोअर लिमिट आपस में चेंज होती हैं तो माइनस लग जाता है। तो चलिए इन लिमिट को चेंज कर दो, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से हटा के इनकी लिमिट को चेंज कर लो। तो 0 to इन्फाइनेट e पावर माइनस टी इंटू टी पावर अपान में अंडर रूट टी है, इसको ऊपर ले सकते हैं, तो टी पावर हाफ माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक, ऊपर जाएगा तो टी पावर माइनस हाफ होगा, ये टी पावर माइनस हाफ है ये dt। और इसको देखिए गामा फंक्शन में, गामा n इक्वल टू 0 to इन्फाइनेट e पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू dx, जहाँ पे n की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसको गामा n बोलते हैं। तो देखिए सेम वैसे ही लिखा है ना, यहाँ x के टर्म में, यहाँ t के टर्म में सेम वैसे ही टर्म लिखा है। इसका मतलब हम लोग इसको गामा हाफ लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द इलिप्स x² प्लस 9y² इक्वल टू 9 अबाउट x एक्सिस। ये भी पेपर कोड BAS 203 में नहीं है, है ना, तो वो लोग स्किप कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन सेक्शन ए के BAS पेपर कोड BAS 203 जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर C और D है ना, 1C 1D स्किप कर सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए इसका क्या कहना है कि एक वैल्यूम निकालना है किसका, ये मान लीजिए एलिप्स है और इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे तो एक सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, उस सॉलिड का वैल्यूम निकालना है। और किस एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो देखिए एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो तो एक्स स्क्वायर अपान 3 का होल स्क्वायर है, 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स हो गया, यहाँ a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए वैल्यूम, किसका वैल्यूम निकालना है, इस ये इलिप्स को जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हैं तो इस तरीके से इग टाइप का है ना, ये जैसे इलिप्स है इसको एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर देंगे तो 3D में फिगर बन जाएगा, इग टाइप का हो गया है ना। तो उसका जो है उसका वैल्यूम निकालना है। तो वैल्यूम निकालने के लिए हम लोग अगर इसको उस जो सॉलिड है उसका क्रॉस सेक्शन निकालें, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन निकालते हैं तो हमको क्या दिखेगा, या उसकी एक छोटी सी स्ट्रिप निकाल लो, ये 3D है, ये 3D में बन गया रोटेट करने के बाद, और उसको इतना पोर्शन काट लो, तो काट के देख रहे हो तो क्या मिल रहा होगा, एक सिलेंडर जैसा बन रहा होगा ना। एक ये तो सर्किल है, इसका अगर क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन निकालें, इसको बीच से ऐसे काट दें तो हमको क्या एक सर्किल मिलेगा क्रॉस सेक्शन, और इसकी मोटाई dx ले लें तो क्या हुआ, एक को सिलेंडर टाइप का मिल जाएगा जिसकी ऊंचाई बहुत कम है, dx है ना, इसको हमने dx मान लिया, और यहाँ पर p कोई x, y पॉइंट मान लिया, तो ये इतनी डिस्टेंस क्या हो गई, y है ना। तो ये जो आपको ये जो सिलेंडर मिला है dx हाइट का, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये y रेडियस हो जाएगी, और सिलेंडर का वैल्यूम कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर वैल्यूम पाई आर स्क्वायर h वैल्यूम होता है। तो पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू क्या है, ds है ना, dx, इसकी ऊंचाई क्या है dx, तो पाई और r की जगह क्या है y, पाई वाई स्क्वायर dx। तो ये छोटी सी जो स्ट्रिप है, वो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिए हैं उसका वैल्यूम है, और इस तरीके छोटे छोटे पार्ट्स इन सबका सम अप कर दो तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक जितना वैल्यूम इधर होगा उतना इधर होगा, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वैल्यूम निकाल के 2 टाइम्स कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स, और ये कहाँ से कहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगी है ना, इस तरीके से ये कहाँ से कहाँ तक लाइज करे, 0 से 3 तक, तो x की लिमिट हम लोग दे दिया 0 to 3, यानी इस तरीके की छोटी छोटी जो स्लाइसें हैं ना, उन सब का सम अप कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा, ये इतने का वैल्यूम निकल जाएगा, और 2 टाइम्स कर देंगे तो पूरे का वैल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो 0 पाई बाहर कर लिया, 2 पाई 0 to 3, और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू रख लो, तो 9 इलिप्स से रख लो, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 9 इंटू dx। सो 2 पाई अपान 9 इंटू ये 9 बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रेशन 9x माइनस एक्स क्यूब अपान 3, लिमिट 0 to 3, तो अपर लिमिट रखा तो 9 इंटू 3 27 माइनस 3 का क्यूब, एक 3 कैंसिल, 9 आ गया, 27 माइनस 9 18 आ जाएगा, 18 अपान 3 6 आया, 6 और 2 जा ये हो जाएगा 12 पाई क्यूब यूनिट है ना, इसकी यूनिट जरूर लिख लीजिएगा, क्यूब यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1D। नेक्स्ट क्वेश्चन 1E देखिए, क्वेश्चन नंबर 1E ये सभी कोड के लिए है। तो टेस्ट द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinite 1 अपान n साइन 1 अपान n। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग un मान लें तो un इक्वल टू 1 अपान n साइन 1 अपान n, साइन 1 अपान n का एक्सपेंशन कर लो तो साइन x का होता है x माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का 5 अपान 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 अपान n है, तो 1 अपान n और 1 अपान n का क्यूब 1 अपान n का पावर 5 माइनस डॉट डॉट। ठीक है, 1 अपान n और कॉमन ले लो तो 1 अपान n स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 1 अपान 3 फैक्टोरियल 1 अपान n स्क्वायर बचा, प्लस 1 अपान 5 फैक्टोरियल 1 अपान n की पावर 4 माइनस डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को हम लोग vn कंसीडर कर लेते हैं, vn, तो vn इक्वल टू 1 अपान n स्क्वायर। अब यहाँ पर लगा लेते हैं कंपेरिजन फार्मूला है ना, कंपेरिजन टेस्ट, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un अपान vn है ना, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपकी un की, ये वैल्यू un की है, तो un अपान vn करेंगे, un अपान vn करेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, un अपान vn इतना बचेगा, तो un अपान vn की वैल्यू इतनी बचेगी। उसके बाद लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट रखना है, तो 1 अपान इन्फाइनाइट 0, 1 अपान इन्फाइनाइट 0, आगे के सारे टर्म्स 0, केवल 1, केवल ये 1 बचा, सॉरी 0 नहीं है 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया,
1 विच इज़ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, ये नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, विच इज़ नॉन जीरो फाइनाइट यूनिक नंबर है, विच इज़ जीरो नॉन जीरो फाइनाइट यूनिक नंबर। तो अगर ऐसा है तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि दोनों सीरीज सेम नेचर की होती हैं। दिस इम्प्लाइड दैट सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन आर एलाइक, मतलब आइदर बोथ कन्वर्जेंट, आइदर बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मतलब दोनों का नेचर सेम होगा। इस एलाइक शब्द क्या बता रहा है कि दोनों का नेचर सेम है। बट सिग्मा वी एन इक्वल टू 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। क्यों n स्क्वायर कन्वर्जेंट है? क्योंकि पी सीरीज टेस्ट से 1/n की पावर p, अगर ये p है, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाता है, और लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2, p की वैल्यू क्या है 2, जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो गई। जब vn कन्वर्जेंट हो गई और यहाँ आपने कहा कि un और vn दोनों कन्वर्जेंट होंगे, मतलब दोनों सेम नेचर की होंगी, तो अगर vn कन्वर्जेंट है इसका मतलब un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो यही आपको दिखाना था कि टेस्ट द सीरीज इतनी, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये टेस्ट करना था। तो सीरीज क्या हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कांस्टेंट टर्म when fx equal to 1 plus mod x इन द एक्सपेंशन ऑफ फोरियर सीरीज इन द इंटरवल -3 to 3। रेंज क्या दे रखे हैं फोरियर सीरीज की? -3 to 3। तो हम लोग अगर -c to c है रेंज, तो उसका फार्मूला क्या होता है फोरियर सीरीज का? फोरियर सीरीज का फार्मूला होता है a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinite an इंटू कॉस nx की जगह, जब -c to c यानी c के टर्म में होता है तो nx की जगह n/x/c होता है। ठीक है, उसी तरीके ये n/x/c n इक्वल टू 1 to infinite bn sin n/x/c। ये तो फोरियर सीरीज, कंप्लीट फोरियर सीरीज हुई। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना है? a0/2 है ना, a0/2 की वैल्यू पूछ रहा है। जहाँ पर a0 हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/c - c to c fx dx, an इक्वल टू 1/c इंटीग्रल -c to c, लिमिट वही बनेगी जो यहाँ रेंज दी होती है। तो -c to c fx इंटू कॉस, an के लिए कॉस है तो कॉस n/x/c dx, और bn की वैल्यू 1/c - c to c fx इंटू साइन n/x/dx। ये तो ये a0 an और bn निकालने के लिए फार्मूला हो गया है ना। अब हम लोग को क्या चाहिए? a0 चाहिए, केवल a0 चाहिए बस, क्योंकि a0/2 की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट ये कांस्टेंट टर्म चाहिए। देखिए कांस्टेंट टर्म है तो a0 की वैल्यू क्या हुआ? फार्मूला 1/c, c की वैल्यू क्या है? -3 to 3 है, तो c की वैल्यू क्या हो गई? 3, तो 1/3 -3 to 3 1 प्लस mod x dx। अब देखिए इवन फंक्शन है, यानी fx जो दिया है fx ये इवन फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन का मतलब f - x इक्वल टू fx हो जाएगा। ठीक है, तो ये इवन फंक्शन है तो इसको हम लोग 2 टाइम्स 0 to 3 लिख सकते हैं, और 0 to 3 के लिए mod x क्या होगा? x हो जाएगा। तो 2 टाइम्स है ना, -3 to 3 को 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स 2/3 हो गया, 0 to 3 1 प्लस x dx हो गया। ठीक है, इवन फंक्शन के लिए -c to c fx dx को 2 टाइम्स 0 to c fx dx लिखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब 2/3 इसका इंटीग्रेशन x प्लस x²/2 लिमिट 0 to 3। चलिए यहाँ पर लिमिट रख लो, तो 3 प्लस 3²/2 9/2 हो गया, तो 2/3 इंटू ये हुआ 6 प्लस 9 15/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 5 जा तो 5 हो गया। a0 की वैल्यू 5 हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कांस्टेंट टर्म बताओ, ये नहीं कि a0 की वैल्यू आपसे पूछा है। क्वेश्चन में कहा कांस्टेंट टर्म बताओ, तो कांस्टेंट टर्म तो हमारा ये पूरा है ना, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? a0/2 दिस इक्वल टू 5/2, ये आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1G, सो दैट fz इक्वल टू z प्लस 2z बार इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी ये फंक्शन कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है। तो आपको पता है w इज इक्वल टू fz इक्वल टू u प्लस i भी होता है, और fz की वैल्यू क्या दे रखे हैं? z प्लस 2z बार दे रखे हैं। इसका मतलब u प्लस आई वी इज इक्वल टू क्या हुआ? z की वैल्यू क्या होती है? x प्लस आई वाई, और z बार की वैल्यू हो जाएगी उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट x प्लस आई वाई का कम्प्लेक्स कंजुगेट x माइनस आई वाई हुआ। अब इसका रियल पार्ट एक साथ कर लो, तो 2x प्लस
प्लस एक्स 3x हो गया और इसका माइनस का आई वाई बचेगा। तो दोनों तरफ कंपेयर कर लिया तो u की वैल्यू क्या हो गई, u इज इक्वल टू 3x और इमेजिनरी पार्ट से v की वैल्यू माइनस वाई हो गया। इनका डेरिवेटिव निकाल लो x और y के रिस्पेक्ट में, तो डेल u अपान डेल x इक्वल टू 3, डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू 0 हो गया y के रिस्पेक्ट में। इसका डेल v अपान डेल x x के रिस्पेक्ट में 0, y के रिस्पेक्ट में -1। अच्छा, CR इक्वेशंस क्या होती हैं, डेल u अपान डेल x इक्वल टू डेल v अपान डेल y एंड डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपान डेल x, ये CR इक्वेशन होती है। ठीक है, अब CR इक्वेशन किसी भी पॉइंट पर फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वहाँ CR इक्वेशन ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग देखते हैं CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलो पहले में रखो, तो डेल u अपान डेल x क्या है, डेल u अपान डेल x 3 है और डेल v अपान डेल y इज इक्वल टू -1 है। तो 3 इज इक्वल टू -1 कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, यही। तो अगर यही नहीं कर रहा तो आगे चेक करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा तो खैर बराबर है, लेकिन ये वाली इक्वेशन नहीं कर रही ना, तो दोनों इक्वेशन एक साथ CR इक्वेशन कहलाएंगी। तो CR इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा किसी भी पॉइंट पे। यहाँ देखिए x वगैरह की वैल्यू तो है नहीं, इसका मतलब फॉर ऑल पॉइंट है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड है ना, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हियर CR इक्वेशन आर नॉट, CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में z की वैल्यू हम कुछ भी ले लें है ना, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी कोई भी पॉइंट ले ले, वहाँ पर ये हमारी ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। और अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिक की नेसेसरी कंडीशन है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो FZ इज़ नॉट एनालिटिक एट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी इस FZ जो है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी एनालिटिक नहीं है। यही आपको दिखाना था कि FZ इज़ नॉट एनालिटिक एनीवेयर, एनीवेयर चाहे और लिख लीजिए कि FZ इज़ नॉट एनालिटिक एनीवेयर, 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 FZ इज़ नॉट एनालिटिक इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। वैसे यहीं से क्लियर है कि इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन कहीं पर भी वो एनालिटिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ द मॉड z माइनस 2y इज इक्वल टू 2 अंडर द मैपिंग w इज इक्वल टू 1/z है ना। इस मैपिंग से इसकी इमेज बतानी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉड ऑफ z माइनस 2i इज इक्वल टू 2। तो ये एक सर्किल होता है। मॉड ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू 0 क्या होता है, सर्किल होता है। ठीक है, जिसका सेंटर, इसको 0 कर दो तो सेंटर हो जाएगा, तो इसको 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 2i। इसका मतलब z इक्वल टू 2i कहाँ पर होगा, v एक्सिस, y एक्सिस पे होगा। z इक्वल टू 2i y एक्सिस पे, यानी ये उसका सेंटर हो गया। ये सेंटर हो गया किसका, 0,2 उसका सेंटर हो गया सर्किल का। और रेडियस कितनी है 2, तो 2 रेडियस की 1 2 इतना 1 और 2, यानी कि 2 डिस्टेंस लेके एक सर्किल ड्रा कर लीजिए। ये सर्किल है, एक सर्किल ड्रा कर लो। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई, इसकी जो बाउंड्री है इसकी इक्वेशन हो गई मॉड ऑफ z माइनस 2i इज इक्वल टू 2। इस सर्किल की इक्वेशन ये हो गई, ये जो दिया हुआ है, यानी जो दिया है वो एक सर्किल है, इसकी मैपिंग बतानी है। ये जेड प्लेन में तो ये सर्किल है। अब इसकी ये मैपिंग लेकर इसके पॉइंट देखो मैप होकर यूवी में कहाँ जाते हैं, जेड प्लेन का डब्ल्यू प्लेन पर इमेज कहाँ जाती है। ठीक है, तो इस सर्किल के पॉइंट्स मैप होके कहाँ जाते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए मॉड ऑफ किसकी इमेज निकालनी है, इस सर्किल की इमेज निकालनी है। तो मॉड ऑफ z माइनस 2i इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज दैट। अब z को w के टर्म में लिख लो। तो z इक्वल टू w इज इक्वल टू 1/z है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/w। तो z की जगह 1/w माइनस 2i इज इक्वल टू 2 हो गया। एलसीएम ले लो तो 1 माइनस 2w दिस इक्वल टू 2। सो 1 माइनस 2w इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है तो डिनोमिनेटर वाला इधर चला गया, तो 2 इंटू डिटरमिनेंट w। अब w की वैल्यू रख लीजिए। w इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस w इज इक्वल टू fz इज इक्वल टू u प्लस iv होता है, कहीं भी लिखना होगा। तो w इज इक्वल टू fz इक्वल टू u प्लस iv। तो w की वैल्यू रख लो, क्या रख लो, u प्लस iv। तो w की जगह u प्लस iv रख लिया, यहाँ भी w की जगह u प्लस iv रख लिया। अब इसका रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, तो ब्रैकेट खोल दो इसको, तो 2ui फिर i इंटू आई स्क्वायर, और यहाँ -2 से ब्रैकेट खोलेगा तो प्लस का 2v आ गया, और इधर तो ये हो गया। अब इसका रियल पार्ट कितना हुआ 1 प्लस 2v, और इमेजिनरी पार्ट हुआ -2ui दिस इक्वल टू, ये तो 2 है ही है, u प्लस iv। अब
डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो -2u का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू टू इंटू इसका हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लो, अंडर रूट हट जाए तो स्क्वायर कर लिया तो अंडर रूट हट गया, इसका स्क्वायर खोल दो तो 1 प्लस 4v स्क्वायर प्लस 4v दिस इक्वल टू 4 प्लस 4u स्क्वायर दिस इक्वल टू इसका स्क्वायर 4 हो गया और u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, अंडर रूट हटा तो 4u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर, तो 4v स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4u स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस 4v इक्वल टू 0 आ गया, सो v इक्वल टू -1/4 ये लाइन हो गई। यानी कि ये जो सर्किल था माड z माइनस 2i इज इक्वल टू 2, ये इस सर्किल की मैपिंग क्या बन गई, जेड कोऑर्डिनेट डब्ल्यू प्लेन पर क्या बन गई, v इज इक्वल टू -1/4। अब देखते हैं कहाँ पर ये लाइन होती है। अब uv कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी w प्लेन बना लो जो कि uv में बनता है, तो u एक्सिस और v एक्सिस हो गया और इतनी डिस्टेंस अगर ये 1 है तो 1/4, वो भी v की वैल्यू -1/4 है, तो ये वाली लाइन हो गई है ना, u एक्सिस के पैरेलल ये लाइन हो गई v इज इक्वल टू -1/4। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सर्किल है इनके कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की इमेज निकालोगे तो वो इस लाइन पर आ जाएंगी, इस लाइन पर हो जाएगी, यानी इसका इमेज, इस सर्किल की इमेज क्या हो गई, ये वाली लाइन हो गई, v इज इक्वल टू -1/4। यही निकालना था आपको कि इस सर्किल की इमेज क्या होगी, तो इमेज हो गई v इज इक्वल टू -1/4। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ एक्सपैंड एफ जेड इक्वल टू e पावर z अपॉन z माइनस 2 इन द लॉरेंट सीरीज अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 के अबाउट एक्सपेंशन करना है, तो एफ जेड इक्वल टू z अपॉन z माइनस 2 करना है, तो अब z इक्वल टू 2 के अबाउट करना है, यानी हर जगह हमको z माइनस 2 का टर्म्स लाना होगा, तो ऊपर z माइनस 2 प्लस 2 कर लिया, फिर अलग अलग कर लो तो z माइनस 2 अपॉन z माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 2, ये सब e की पावर में चल रहा है, तो e पावर ये हो जाएगा e पावर 1 इंटू ई पावर 2 अपॉन z माइनस 2, तो e ये तो इंटू में है। अब देखिए e इंटू इसका एक्सपेंसन कर लो, e पावर x का एक्सपेंसन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट x की जगह कितना है 2 अपॉन z माइनस 2 रख लीजिए वैल्यू, तो अब दिस इक्वल टू e इंटू बस यही चीज़ हो गया, चाहे इसको आप इनको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 2 अपॉन z माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, देखिए 2 इंटू 2 8 हो गया अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये गलत है, ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 6 है ना, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 अपॉन 3 हो गया, 4 अपॉन 3 सही है ना। देखिए 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 हो गया, 1 2 कैंसिल, ऊपर 4 अपॉन 3 आ गया, z माइनस 2 का होल क्यूब प्लस डॉट, तो बस यही एक्सपेंसन हो गया। देखिए अब अपान में z माइनस 2 के टर्म है, ये पहली चीज़ तो z माइनस 2 के टर्म में है सारे, तो और वो भी अपान में है, डिनोमिनेटर में है, तो अगर डिनोमिनेटर में आते हैं तो वो लॉरेंट एक्सपेंसन होता है, और न्यूमरेटर में आते हैं तो टेलर एक्सपेंसन होता है, तो अपान में है इसका मतलब ये लॉरेंट एक्सपेंसन है, वो भी किसके अबाउट, z इक्वल टू 2 के अबाउट, इसका मतलब z माइनस 2 की पावर्स में, ये z माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो z माइनस 2 इक्वल टू 0 ठीक है, तो z इक्वल टू 2 पर इसका सेंटर है, जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन किया गया है वो z इक्वल टू 2 है, यानी इसका उसका सेंटर z इक्वल टू 2 पर है, ठीक है। तो बस यही करना था आपको कि z इक्वल टू 2 के अबाउट एक्सपेंशन करना है, तो ये रिक्वायर्ड एक्सपेंशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू ए एंड जेड इक्वल टू इन्फाइनेट, इनको बताना है कि इनका नेचर क्या है, जेड इक्वल टू ए क्या है और जेड इक्वल टू इन्फाइनेट क्या है, जेड इक्वल टू इन्फाइनेट इस पर एफ जेड ये दे रखे हैं, तो उसका नेचर बताना है ना, नेचर ऑफ सिंगुलरिटी बतानी है। तो देखिए एफ जेड इक्वल टू कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, कॉट को लिख सकते हैं कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड और जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर 0 कर देते हैं, तो पोल्स आर ऑब्टेन्ड बाई साइन पाई जेड इक्वल टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब जेड इक्वल टू, इसको 0 करेंगे तो जेड इक्वल टू ए आ गया है ना, 2 आ गए, जेड इक्वल टू ए
इसका मतलब ये हुआ पोल ऑफ ऑर्डर 2 है ना, यहाँ 2 लिखा है तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा z इक्वल टू ए। और साइन पाई जेड को 0 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन एन पाई। हम साइन पाई जेड की वैल्यू 0 है तो इसको लिख सकते हैं साइन एन पाई, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब साइन n की वैल्यू n बिलोंग टू इंटीजर, मतलब इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है n इक्वल टू होता है 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट, ये n की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कोई भी वैल्यू रख लो सब ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब हुआ z की दोनों बराबर देंगे तो z इक्वल टू क्या हो गया n। इसका मतलब z इक्वल टू n का मान क्या होता है, ये होता है। तो z इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सारे पोल्स आ रहे हैं, यानी इन सब पर z इक्वल टू 0 पर एफ जेड इन्फाइनाइट हो रहा होगा, z इक्वल टू 1 पर, z इक्वल टू 2 पर, ये सभी पर इन्फाइनाइट हो रहा। तो अगर इनको हम लोग वो रियल लाइन पे देखें, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे देखेंगे तो ये z इक्वल टू 0 कॉम्प्लेक्स प्लेन पर इसको बनाएं तो z इक्वल टू 0 कहाँ होगा, ये एक पोल ये है, z इक्वल टू +-1 ये पोल ये है, एक पोल ये है, +-2 +-2 +-3 इस तरीके से। अब ये बता रहे हैं कि जो z इक्वल टू इन्फाइनाइट का है ना, z इक्वल टू इन्फाइनाइट है वो कहाँ पर हो, वो कैसा पोल होगा। तो देखो ये सब क्या है, z इक्वल टू 1, इसके बाद ये सारे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हैं, इनकी सिंगुलरिटीज़ आइसोलेटेड है। क्यों, क्योंकि इसके नेबरहुड में दूसरा इसके नेबरहुड हर एक पॉइंट, इन सब के पॉइंट पर एक हम लोग ऐसा नेबरहुड खींच सकते हैं जिसमें कोई दूसरा पोल नहीं होगा, है ना। देखो यहाँ खींच लिया तो दूसरा पोल कहाँ है, हम लोग इतना बड़ा खींचेंगे तब जाके ये होगा। तो ये है कि हम जितना छोटा खींच सकें, ठीक, उसके अंदर अगर दूसरा पोल नहीं है तो वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ कहलाता है ना। तो ये z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, ये सारे क्या हैं, आइसोलेटेड हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे नेबरहुड खींचे जा सकते हैं जिसमें कि दूसरा पोल नहीं है। तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड है। और अब बात आती है इनफाइनाइट पे, तो ये सारे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं, है ना, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। अब आगे z इक्वल टू इनफाइनाइट पे पूछा है, इन सब के बारे में आपसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा है z इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या होगा। तो चलिए z इक्वल टू इनफाइनाइट पर अगर हम लोग देखें तो z इक्वल टू इनफाइनाइट पर तो क्या है कि z इक्वल टू इनफाइनाइट पॉइंट कहाँ है, पहली चीज़ तो कहीं होता ही नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर है z इक्वल टू इनफाइनाइट, सपोज z इक्वल टू इन्फाइनाइट यहाँ पर है, पहली चीज़ तो कहीं होता ही नहीं, मान लिया कि यहाँ पर है ये z इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो इसके पास वाला पोल क्या होगा, इन्फाइनाइट प्लस वन, इसके पास का जो पोल होगा वो इन्फाइनाइट प्लस 1, और इन्फाइनाइट प्लस 1 कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है। इसका मतलब कि इसके नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक है ये वाला क्या है, इसके बिल्कुल नज़दीक है। तो इसका मतलब अब हम इसका कोई एक ऐसा नेबरहुड नहीं खींच पाएंगे जिसमें हमको कोई दूसरा पोल ना मिले, यानी पोल ज़रूर मिलेगा। z इक्वल टू इन्फाइनाइट पर अगर हम लोग मतलब एक नेबरहुड खींचेंगे तो दूसरा पोल ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इन्फाइनाइट प्लस 1 ये भी इन्फाइनाइट होता है, तो ये भी इसी के पास में आ जाएगा। और इन्फाइनाइट प्लस फाइनाइट, मान लीजिए 1/2 किया तो ये भी आपका इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो इसके इन्फाइनाइट z इक्वल टू इन्फाइनाइट जो पॉइंट है, इसके पास में बहुत सारी सिंगुलरिटीज़ हैं ना, बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हम कोई एक ऐसा नेबरहुड नहीं खींच सकते जिसमें कि इस z इक्वल टू इन्फाइनाइट के अलावा दूसरा सिंगुलर पॉइंट ना हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी नेबरहुड खींचेंगे तो उसमें दूसरा सिंगुलर पॉइंट ज़रूर मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन आइसोलेटेड, है ना, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ है इसकी। तो z इक्वल टू इन्फाइनाइट क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ है। सो z इक्वल टू इन्फाइनाइट इज ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़। बात क्लियर हुई। तो आपको केवल z इक्वल टू ए और z इक्वल टू इन्फाइनाइट को बताना था कि क्या था। तो z इक्वल टू ये क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर 2, और z इक्वल टू इन्फाइनाइट क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व दिस। तो ये देखिए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये देखिए 2 बार भी पूछा गया है। तो KS 203T 2021-22 से तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, और ये 2006-07 में पूछा गया था, TS 204 है ना, में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहली इक्वेशन, इसको डी के टर्म में लिखेंगे तो डी का मतलब है d/dt। तो इसको लिख सकते हैं d2x, तो x वाले एक साथ कर लो तो d2
प्लस 3x हो गया, और ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी। इसी तरीके इसमें x वाली पहले लिख लो, तो -4dx प्लस और ये y वाला टर्म d2 प्लस 3 इंटू वाई दिस इक्वल टू साइन टी। ठीक है, अब एक बार इससे x या y में से एक कोई एलिमिनेट कर लेते हैं। तो सपोज y एलिमिनेट कर लेते हैं, तो y कैसे एलिमिनेट होगा, इसको हम डी स्क्वायर प्लस 3 से और इसको d से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो हमारा ये y एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन 1 को हमने डी स्क्वायर, चाहे y एलिमिनेट कर लो चाहे पहले x, कोई भी एक एलिमिनेट करके एक वैल्यू निकालो, वो वैल्यू उठा के दूसरे में रख लो तो आपको दूसरा वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम y एलिमिनेट करते हैं, तो पहली इक्वेशन को डी स्क्वायर प्लस 3 से और दूसरी इक्वेशन को d से, इसको d से मल्टीप्लाई करके घटा दें, पहले वाले से दूसरे को घटा दें। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये तो कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, डी स्क्वायर प्लस 3 से, तो डी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसको d से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, तो ये घटा रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 4d स्क्वायर, तो प्लस 4d स्क्वायर इंटू x कॉमन हो गया, और ये तो कैंसिल हो ही चुका है। इसमें देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ई पावर टी है माइनस इसको d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा d इंटू साइन 2x। इसको ज़रा हल कर लो, तो 2 बार ई पावर माइनस टी का 2 बार इंटीग्रेशन ई पावर माइनस टी हो जाएगा, एक बार हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस टी, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा ई पावर माइनस टी। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3 ई पावर माइनस टी माइनस इसका डेरिवेटिव 2 cos 2t, तो माइनस 2 cos 2t हो गया, ये मिला के 4 ई पावर माइनस टी माइनस 2 cos 2t हो गया, और इधर होल स्क्वायर खोल लो, तो d पावर 4 प्लस 6d स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4d स्क्वायर, तो 6 और 4 मिला के 10d स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बना लो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसी में d की जगह m रख लो और 0 के बराबर कर लो, तो m की पावर 4 प्लस 10m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हो गए एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा दिस इक्वल टू 0। तो एम इक्वल, जब इसको 0 करोगे तो एम इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई हो गया, जब इसको 0 किया तो प्लस 0 प्लस माइनस 3 आई आ गया। ठीक है, अब देखिए सी एफ की वैल्यू क्या होगी, अगर रूट कॉम्प्लेक्स है, रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में है, इनकी अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा रूट है, तो सी एफ क्या होता है, सी एफ इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 इंटू साइन बीटा एक्स, है ना, ये फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा ई पावर 0 तो 1 हो गया, C1 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, इसके लिए बीटा की वैल्यू, तो 1 इंटू टी मतलब टी हो गया, प्लस C2 इंटू साइन टी, और प्लस यहाँ भी अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, तो C3 इंटू कॉस 3t प्लस C4 इंटू साइन 3t, ये तो हो गया आपका CF। और PI की वैल्यू देखिए, PI की वैल्यू क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1 अपान FD वाले टर्म ये हो जाएंगे, और इनटू में ये हो जाएगा उस साइड में, तो 1 अपान डी पावर 4 प्लस 10d स्क्वायर प्लस 9, और ये वाला हो गया राइट साइड वाला टर्म। इसको अलग अलग कर लो, तो 4 कांस्टेंट था बाहर कर लिया, और इसमें -2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया। उसके बाद ई पावर टी का सॉल्व करने का क्या रूल है कि ई पावर AT में a की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ d की जगह a रख लेते हैं, अगर 0 नहीं आता है तो यही हो जाएगा, तो d की जगह -1 रख लो, तो -1 की पावर 4 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 9 इंटू ई पावर -t हो गया। ठीक है, और -2 इंटू, अब कॉस में क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, क्या रखते हैं कॉस में, डी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ये -a का होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन ये रखते हैं इसमें। तो देखिए क्या होगा, यहाँ कॉस या साइन का है तो दोनों में यही रूल होता है, तो डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ए की वैल्यू क्या है 2 है ना, कॉस 80 ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा डी पावर 4 को डी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस 10 तो ये हो गया प्लस 9 इंटू कॉस 2t। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर 16, और ये हुआ माइनस का 40 प्लस 9 और कॉस 2t, तो कितना हुआ ई पावर माइनस, हाँ इधर इसको देख लीजिए कितना हुआ, ये आपका 20 हो गया, 4 अपान 20 मतलब 1/5, सो 1/5 ई पावर -t -2 अपान ये कितना हो गया 16 -40 प्लस 9 cos 2t। और अब देखिए ये कितना हुआ आपका माइनस का
ये 16 और 9 25 हो गया और माइनस का 15 बचेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2/15 cos 2t आ गया। अब ये पी आई हो गया। सो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी थी? जो इसमें जिसमें y एलिमिनेट हो गया था, ये इसका सी एफ तो निकाल चुके हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का हो गया टर्म, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सी एफ प्लस पी आई, मतलब x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x मतलब एक्स टी इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू ये निकली थी यहाँ तक, और पी आई की वैल्यू क्या हो गई? ये पी आई की वैल्यू हो गई, तो ई पावर माइनस टी अपन 5 प्लस 2/15 cos 2t हो गया। ये x की वैल्यू हो गई। अब ये x की वैल्यू उठा के हम लोग रख लेंगे किसी इक्वेशन में जिसमें कि x की वैल्यू जिसमें इंटीग्रेशन कम करना पड़े। तो देखिए इसमें अगर रखोगे x की वैल्यू तो हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसमें कर लीजिए, इसमें y की वैल्यू निकालने के लिए एक ही बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ x की वैल्यू रख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए एक्स टी अभी ये निकला हम लोगों का। अब एक्स डैश टी इसका डेरिवेटिव निकालो। तो cos टी का माइनस साइन टी का cos 3t का माइनस 3 sin 3t डेरिवेटिव, और sin 3t का 3 cos 3t हो गया, और इसका डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस टी, तो माइनस ई पावर माइनस टी अपन 5 हो गया, और cos 2t का माइनस साइन 2t माइनस साइन 2t है ना। तो 2 और इंटू में आएगा तो माइनस का 4/15 sin 2t हो गया। इसका फिर एक बार कर लो डेरिवेटिव एक्स डबल डैश टी, फिर एक बार डेरिवेटिव करो तो साइन का cos माइनस लगा ही है, cos का माइनस साइन तो ये माइनस हो गया, और इसमें 3 और इंटू में आ जाएगा तो 9 हो गया, साइन का cos हो गया, और cos का माइनस साइन, तो माइनस का एक 3 आएगा तो माइनस का 9 C4 साइन 3t, और इसका फिर डेरिवेटिव करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो प्लस हो जाएगा, प्लस ई पावर माइनस टी अपन 5, और साइन का हो गया cos, और एक 2 और आएगा तो माइनस का 8/cos 2t/15, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? d2x/dt² मतलब x डबल डैश टी ये हो गया, और प्लस dy/dt प्लस 3x इक्वल टू ई पावर माइनस टी, ये एक इक्वेशन है। कौन सी? पहली वाली। जो पहली वाली इक्वेशन है वो ये है। इसमें हम x की वैल्यू रख लेते हैं तो हमें y की वैल्यू निकल आएगी। एक वैल्यू तो निकाल चुके हैं पीछे, ठीक है। x की वैल्यू रख लो। तो देखिए हम d2x/dt² प्लस 3x इनकी वैल्यू एक साथ देख लीजिए। तो ये है d2y/x² और ये x है, तो यानी इसको और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और इसको जोड़ दीजिए तो ये दोनों का प्लस निकल आएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो, और उसके बाद इसमें जोड़ो तो 3c1 cos t और माइनस का c1 cos t, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2c1 cos t हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जोड़ोगे तो प्लस का c2 sin t आ गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको जोड़ोगे तो प्लस 3 और माइनस का 9, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3 माइनस 9 माइनस का 6 ये भी बचेगा सेम टर्म, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3/5 और प्लस 1/5, तो कितना हो जाएगा? 4/5 आ गया ई पावर माइनस टी। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो 6/15 और ये हो जाएगा माइनस का 8/15, तो माइनस का 2/15 बचेगा, और प्लस ये वाला टर्म dy/dt प्लस दिस इक्वल टू ई पावर माइनस टी। ये और ये एक साथ करके हमने ये वैल्यू रख लिया, ठीक है। अब देखिए dy/dt क्या हो जाएगा? इसको उधर कर लो और ये ई पावर टी तो रहेगा ही, तो इसको इधर किया तो ये वाले टर्म नेगेटिव हो गए, ये वाले टर्म पॉजिटिव हो गए, ठीक है। ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए उधर ये वाला और ये वाला एक साथ होगा तो 1 माइनस 4/5 का मतलब 1/5 बचेगा ई पावर माइनस टी। ये उधर गया तो प्लस का हो गया। अब ये dy/dt की वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन कर लो तो yt आ जाएगा। सो yt इज इक्वल टू cos t का इंटीग्रेशन sin t, तो sin t हो गया, फिर sin t का माइनस cos t, तो ये देखिए प्लस का हो गया, प्लस का cos t, फिर cos 3t का sin 3t/3, तो अपान 3 वाला इसको 6/3 मतलब 2 आ गया ये, फिर sin 3t का माइनस का cos 3t/3, तो वो वाला 3 इसको कर देगा 2, और माइनस का रहा तो ये माइनस लग गया। इसका इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस टी तो माइनस लग गया, और इसका इंटीग्रेशन हो गया अपान में sin 2t/2, तो 2 से 2 कैंसिल 1/15 sin 2t, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c5 ऐड कर लिया। c4 तक तो था ही, एक नया कांस्टेंट ऐड करना है तो उसको हमने c5 कर लिया। तो ये आंसर हो गया, मतलब ये दोनों वैल्यू एक साथ कंप्लीट
आंसर देंगे। ठीक है, ये दो जो x की वैल्यू निकली है ये पहले वाली ना, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू दोनों एक साथ, चाहे तो लास्ट में एक साथ लिख लीजिएगा इसको, ये दोनों कंप्लीट सोल्यूशन देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एज्यूमिंग गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई कॉसेक एन पाई 0 टू एन की वैल्यू लाइज करती है 0 to 1 के बीच में, देन सो दैट 0 to इन्फाइनाइट एक्स की पावर p माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई पान साइन एन पाई। देखो ये बीटा गामा फंक्शन का है। अगर आपका पेपर कोड BAS 203 है तो ये क्वेश्चन आपको स्किप करना है। बीटा गामा फंक्शन आपके उसमें नहीं है। BAS 203 पेपर कोड जिसका है उसके कोर्स में बीटा गामा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो स्किप कर देगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड निकालो, तो LHS इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट एक्स की पावर p माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स है ना। इसमें देखिए ये अगर ये 1 प्लस 10 इसको tan, देखिए 1 प्लस एक्स की जगह जब भी हम लोग को मानना होता है तो हम लोग क्या करते हैं tan स्क्वायर थीटा मानते हैं इसको। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाए तो x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट कर लिया, तो डी एक्स इक्वल टू 2 tan थीटा इंटू tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। ये सारी वैल्यू उठा के रख लो। अब लिमिट देख लो, जब x की वैल्यू 0 तो थीटा 0 आ जाएगा, जब x की वैल्यू इन्फाइनाइट तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इन्फाइनाइट का मतलब tan पाई बाई 2 तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो गई। अब x की वैल्यू रख लो tan स्क्वायर थीटा की पावर p माइनस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की वैल्यू रख लो 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए इसको ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, जिसको कैंसिल कर देगा ना, सेक स्क्वायर थीटा इसको कैंसिल करेगा और tan इसके साथ ले लो तो tan थीटा की पावर 2p माइनस 2 और इंटू प्लस 1 तो 2p माइनस 1 हो गया tan थीटा की पावर, ये वाला 2 बाहर कर लो। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ और 0 to पाई बाई 2 और साइन कास में अब इसको चेंज कर लो, साइन कास में तो साइन थीटा की पावर 2p माइनस 1 कास थीटा की पावर 2p माइनस 1 डी थीटा। अब 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 इस कास को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2p पावर में डी थीटा। अब एक फार्मूला है कि 0 to पाई बाई 2 साइन पावर p थीटा कास की पावर q थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा p प्लस 1, यानी इसमें एक जोड़ के आधा गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा q प्लस 1/2 अपान 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। ये फार्मूला है, तो लगाइए यहाँ पर फार्मूला, तो इसमें एक जोड़िए तो 2p माइनस 1 प्लस 1 अपान 2 तो p आ जाएगा। इसमें 1 माइनस 2p प्लस 1 अपान 2 गामा p प्लस ये प्लस 2 अपान 2। तो देखिए कुछ कैंसिल हुआ, 1 1 कैंसिल 2 अपान 2, यहाँ तो ये हो जाएगा आपका गामा p और इसमें 2 माइनस 2p अपान 2 मतलब गामा 1 माइनस p हो गया अपान गामा n। और दिस इक्वल टू देखिए ये फार्मूला दे रखे हैं क्या कि पाई अपान, देखिए एज्यूम दैट में माना है कि क्या दिया है क्वेश्चन में कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई पान साइन n पाई लिख सकते हो, जहाँ पर n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। तो हम n की जगह p रख लें तो गामा p इंटू गामा 1 माइनस p को पाई इंटू कॉसेक p पाई लिख सकते हैं, p लाइज बिटवीन 0 to 1। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये गामा p इंटू गामा 1 माइनस p को लिख सकते हैं पाई इंटू कॉसेक p पाई, जहाँ पर p देना पड़ेगा 0 से 1 के बीच का। ठीक है, तो अब इसी को p अपान p कॉसेक को साइन में लिख लीजिए तो p अपान साइन p पाई हो गया, p लाइज बिटवीन 0 to 1। यही RHS था, यही प्रूफ करना था आपको। देखिए RHS में क्या यही प्रूफ करना था ना, पाई अपान साइन p पाई, p लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2C देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2C देखिए, टेस्ट द सीरीज x अपान 1.2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3.5 प्लस एक्स की पावर 3 अपान 5 6 डॉट है ना। इसको कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस टेस्ट करना है। तो सीरीज हो गई। अब इसका nth टर्म निकाल लो un। तो देखिए पहले टर्म में x की पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 डॉट nth टर्म में x की पावर n हो जाएगा अपान में 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7। तो एक तरीके से अगर इस टर्म को हम लोग देखें, ये पहला वाला देखें तो 1 3 5 7, तो nth वाले पे क्या होगा, तो क्या बन रहा है, सीरीज क्या बन रही है 1 3 5 7। तो AP सीरीज है, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, a का मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, इसको घटा दो तो d हो गया 2। सो ये कितना हुआ 1 प्लस 2n माइनस 2 का मतलब हुआ 2n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका आ जाएगा पहला 2n, यानी यहाँ जो लिखेंगे वो nth टर्म पे 2n माइनस 1 लिखेंगे और इसी में एक जोड़ते हैं तो
अगला आ जाता है, तो इसमें एक जोड़ोगे तो अगला आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो ये तो un हो गया। अब un हम लोग यहाँ पर डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा के सॉल्व करेंगे इसको। तो un+1 निकालो, n की जगह n+1 रख लो, तो x की पावर n+1 अपान n+1 रख लो, तो 2 इंटू n+1 -1, तो 2n+1 आ जाएगा। फिर ये 2n+2 आ गया। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un अपान un+1 इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un की वैल्यू ये हो गई, और un अपान में है तो इसको इंटू में ले जाना है तो पलट देंगे, तो 2n+1 2n+2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो x की पावर n और x की पावर n+1 एक अपान में इसको लिख सकते हैं x की पावर n इंटू x, ठीक है। तो x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा यहाँ पर 1/x, और यहाँ पर n और यहाँ n कामन ले लो, तो n² हो गया। यहाँ n और ये n ही है तो n² हो गया। यहाँ से आ गया 2 - 1/n इंटू 2, और ये आ गया आपका 2 + 1/n 2 + 2/n, यहाँ पर आ गया n² कैंसिल हो गया। अब लिमिट n की वैल्यू इन्फाइनाइट रख लो, तो 1/∞ 0 होता है, तो 2 और ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 × 2 4/2 × 2 4, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो 4/4 कितना हो गया 1, और इंटू 1/x, फाइनली 1/x आ गया। तो बाय डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट वी हैव, क्या है डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की लिमिट एंड सिग्मा un इज़ कन्वर्जेंट फॉर, यानी ये जो रेशियो निकालते हैं हम लोग, नाम ही है रेशियो टेस्ट, तो रेशियो निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल। तो सिग्मा un इज कन्वर्जेंट फॉर 1/x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज x इज लेस देन 1 हो जाएगा। सिग्मा un इज डाइवर्जेंट इफ इतना इज लेस देन 1, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और टेस्ट फेल व्हेन 1/x इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब x इक्वल टू 1 के लिए हम लोग अलग से निकाल लेंगे, ये टेस्ट तो फेल हो गया। अब x इक्वल टू 1 रख लीजिए, un फिर से चलिए, तो un में x की वैल्यू 1 रख लो, तो कितना आ जाएगा un इक्वल टू 1/2n - 1 इंटू 2n हो गया, ठीक है। दिस इक्वल टू यहाँ से n कामन ले लो, ये n मिला के 1/n² इंटू 1/2 हो गया ये वाला, और ये हो गया 2 - 1/n, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको vn मान ले, तो लेट vn इक्वल टू 1/n²। अब फार्मूला लगाओ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un, कौन सा कंपैरिजन टेस्ट लगाने जा रहे हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un/vn की वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un/vn, ये un है और vn से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, इतना बचेगा खाली, तो 1/2 इंटू 2 1/n, n की वैल्यू अब इन्फाइनाइट रख लो, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1/4 आ गया। 1/4 क्या है, ये 0 नहीं आना चाहिए, तो नॉन जीरो फाइनाइट यूनिक नंबर आ गया। इसका मतलब सिग्मा un एंड सिग्मा vn बोथ आर एलाइक, दोनों सेम नेचर की होंगी, या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट। बट सिग्मा vn इक्वल टू 1/n², vn की वैल्यू क्या है 1/n² रख लो vn की जगह। इज कन्वर्जेंट, क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये वैल्यू पी सीरीज टेस्ट से ये वैल्यू क्या है p की वैल्यू क्या है, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, तो p इज इक्वल टू 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट। पी सीरीज टेस्ट में कन्वर्जेंट सिग्मा 1/n की पावर p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है इसलिए कन्वर्जेंट हो गया। इसका मतलब सिग्मा un कन्वर्जेंट हो गया, किस केस में, x इक्वल टू 1 वाले केस में, जिसको हम अलग से ले रहे थे, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट हो गया। अब एक साथ समराइज कर दो, तो x इज़ लेस देन के लिए कन्वर्जेंट था और ग्रेटर देन के लिए डाइवर्जेंट था, और x इक्वल टू 1 के लिए अभी आपने कन्वर्जेंट दिखाया है, तो यानी x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो बाद में समराइज कर लेते हैं। गिवन सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट फॉर x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर x इज ग्रेटर देन 1। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। टेस्ट हम लोग कर लिए सीरीज को कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, किस केस पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2D। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड इफ़ यू माइनस वी गिवन है। यू माइनस वी की वैल्यू गिवन है व्हेन में एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये कंडीशन दे रखे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यू माइनस वी गिवन है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता ही है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी दिया भी है और नहीं होता भी है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। इसको आई से मल्टीप्लाई कर लो, आई से मल्टीप्लाई, तो आई एफ जेड इक्वल टू आई यू
और प्लस आई स्क्वायर वी, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस वी हो गया इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो इधर एफ जेड कामन 1 प्लस आई इंटू एफ जेड इक्वल टू, इसका रियल ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, यू माइनस वी प्लस इमेजनरी पार्ट आई कामन, तो यू प्लस वी हो गया। अब क्या करते हैं, इसको कैपिटल एफ जेड मान लो और इसको कैपिटल यू और इसको कैपिटल वी, तो एफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आई इंटू कैपिटल वी हो गया। वेयर कैपिटल एफ जेड कितना है, ये हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू एफ जेड। स्मॉल कैपिटल यू क्या है, यू माइनस वी, कैपिटल यू की वैल्यू यू माइनस वी, और यू माइनस वी की वैल्यू दे रखे हैं क्वेश्चन में, है ना, यू माइनस वी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो यहाँ पर रख लीजिए यू माइनस वी की, और वी इज इक्वल टू कैपिटल वी इज इक्वल टू यू प्लस वी है। तो आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, डेल यू अपन डेल एक्स जेड कामा 0 और डेल यू अपन डेल वाई जेड कामा 0 पर वैल्यू निकालते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डेल यू अपन डेल एक्स निकालो, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो हम लोग वही फार्मूला लगा रहे हैं। तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका 0 हो गया और इसका हो जाएगा साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का प्लस का कॉस एक्स हो गया, माइनस न्यूमरेटर ये पूरा टर्म हो गया इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक वाई का साइन हाइपरबोलिक हो गया वाई, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स हो गया। अब इसको जेड कामा 0 पर वैल्यू निकालना है, तो यू एक्स जेड कामा 0, इसका मतलब इसमें एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0 रख लेंगे, तो एक्स की जगह जेड रखो और वाई की जगह 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, सो 1 कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 माइनस कॉस जेड, एक्स की जगह जेड रखना है, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स की जगह जेड, तो साइन जेड प्लस कॉस जेड माइनस ई पावर 0 1 हो गया, माइनस कॉस जेड और प्लस साइन जेड इंटू, इसमें देखिए वाई की जगह 0 रखोगे तो साइन हाइपरबोलिक 0 0 हो गया और साइन जेड आ गया, साइन जेड अपान कॉस हाइपरबोलिक वाई की जगह 0, तो कॉस हाइपरबोलिक 0 1 हुआ, तो 1 माइनस कॉस जेड, एक्स की जगह जेड रख रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस जेड होल स्क्वायर। ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस जेड, ये एक साथ कर लो, ये 1 माइनस कॉस जेड और ये 1 माइनस कॉस जेड के साथ ब्रैकेट खोलो और इसके साथ अलग कर लो, तो 1 माइनस कॉस जेड कॉमन हो गया, तो साइन जेड प्लस कॉस जेड हो गया, यहाँ 1 माइनस कॉस जेड के साथ ब्रैकेट खोला तो माइनस का साइन जेड आ गया, और फिर इसके साथ ब्रैकेट खोलो तो माइनस का साइन स्क्वायर जेड आ जाएगा। अब देखिए साइन जेड कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई आप अपने हिसाब से करिएगा, रिजल्ट वही निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट खोल दो तो कॉस जेड माइनस कॉस स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर जेड, माइनस कामा ले लो तो कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड कितना हो गया, कॉस जेड -1, और अपान में 1 माइनस कॉस जेड होल स्क्वायर चल ही रहा है, तो ऊपर माइनस कामा ले लें तो 1 माइनस कॉस जेड हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। तो कितना हो गया, तो डेल यू अपान डेल एक्स की डेल यू अपान डेल एक्स है ना, यू एक्स जेड कामा 0, ये कहाँ से आया, डेल यू अपान डेल एक्स को यू एक्स बोलते हैं और जेड कामा 0 पर निकाल ही रहे हैं वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपान 1 माइनस कॉस जेड। इसी तरीके डेल यू अपान डेल वाई निकालेंगे, तो इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है पार्शियल, तो फिर यहाँ दोनों में वाई है तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये तो आपका 0 हो गया, ई पावर वाई का ई पावर वाई ही रहेगा, माइनस न्यूमरेटर ये पूरा टर्म हो गया इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो कॉस हाइपरबोलिक का हो गया साइन हाइपरबोलिक वाई, है ना, इसका 0 हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में। फिर वही काम करना है कि जेड कामा 0 यू वाई, है ना, डेल यू अपान डेल वाई को यू वाई और जेड कामा 0 लिखते हैं, डेल यू अपान डेल वाई का मतलब हुआ डेल यू वाई, है ना, और फिर जेड कामा 0 पर हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ x की जगह z और y की जगह 0 रख लो, तो y की जगह 0 और x की जगह z, 1 माइनस कॉस जेड ई पावर 0 1 हो गया, माइनस 1 माइनस कॉस जेड प्लस साइन जेड, और साइन ये हो जाएगा साइन y की जगह 0, तो साइन हाइपरबोलिक 0 0 हो गया, तो ये तो पूरा 0 आ गया, इतना बचा, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो 1 अपान 1 माइनस कॉस जेड आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे एफ जेड इक्वल टू
कैपिटल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी आया था। एफ डैश जेड क्या होता है, डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी अपान डेल एक्स। ये रूल है ना, दोनों का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाता है एफ डैश जेड की वैल्यू। अब एफ डैश जेड, अब काची रीमान इक्वेशन से इसको यू के टर्म में चेंज कर लेंगे क्योंकि वी नहीं दिया हुआ है। तो बाई सी आर इक्वेशन डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई और डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स होता है। तो डेल वी अपान डेल एक्स को यू में चेंज कर लो तो माइनस डेल यू अपान डेल वाई हो गया। उसके बाद मिलनी थॉमसन मेथड में क्या होता है, इसी का इंटीग्रेशन यानी कि एफ डैश जेड इक्वल टू इंटीग्रल और जेड कामा जीरो इनमें कर देंगे। तो डेल यू अपान डेल एक्स का मतलब यू एक्स और जेड कामा जीरो माइनस आई इंटू यू वाई जेड कामा जीरो डी जेड और प्लस सी। ये जो हो रहा है मिलनी थॉमसन मेथड से, जो जेड कामा जीरो लिख दे रहे हैं ना इसको इंटीग्रेशन करने के पर, तो ये मिलनी थॉमसन मेथड से हो रहा है। अब ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं, रख दीजिए यहाँ पर। तो और कैपिटल एफ जेड की वैल्यू रख लो क्योंकि आपको स्मॉल एफ जेड निकालना है। तो कैपिटल एफ जेड क्या था, 1 प्लस आई इंटू एफ जेड की वैल्यू थी। दिस इक्वल टू यू एक्स जेड कामा जीरो की वैल्यू माइनस 1/1 माइनस जेड और माइनस आई इंटू इसकी वैल्यू आई है 1/1 माइनस कॉस जेड, है ना, 1 माइनस कॉस जेड, ये भी कॉस जेड डी जेड प्लस सी। तो अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऊपर हो जाएगा -1 माइनस आई, माइनस कामन तो 1 प्लस आई जो कि बाहर निकल गया। तो डी जेड अपान 1 माइनस कॉस जेड डी जेड, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कॉस जेड को साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, है ना, कॉस जेड वाला हाफ एंगल का फार्मूला लगा लिया तो ये हो गया। प्लस सी, इसमें 1 कैंसिल, फिर 1/2 बाहर चला गया तो माइनस आई प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 अपान साइन स्क्वायर का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड प्लस सी। तो माइनस देखिए अब ये वाला कॉसेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन होता है कॉट जेड, है ना, और जेड बाई 2 है तो जेड बाई 2 और ये इसका डेरिवेटिव अपान में आ जाता है तो 1/2 हो गया। और कॉसेक ये माइनस यहाँ करो तो माइनस कॉसेक स्क्वायर जेड, देखिए इसका डेरिवेटिव करो तो यही आ जाना चाहिए, है ना, ये माइनस अंदर करने पर। तो कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2 का इंटीग्रेशन हो गया कॉट जेड बाई 2 अपान 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई कॉट जेड बाई 2 प्लस सी। अब सी निकालने के लिए कंडीशन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं कि एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 माइनस आई बाई 2, यानी एक्स ये एफ जेड होता है तो जेड की जगह पाई बाई 2 रख लो, इसमें जेड की जगह पाई बाई 2 रख लो तो एफ जेड की वैल्यू ये हो जाएगी। तो चलो जेड की जगह पाई बाई 2 रख लो तो 1 प्लस आई और ये हुआ एफ पाई बाई 2 और एफ पाई बाई 2 की वैल्यू ये हो गई 3 माइनस आई बाई 2, दिस इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू जेड की जगह पाई बाई 2 तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 प्लस सी। अब सी की वैल्यू क्या हो गई, सी इसको इधर ले आओ तो 1 प्लस आई कामन हो गया तो 3 प्लस आई अपान 2 माइनस का 1 हो गया और एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस आई अपान 2 हो गया। सो 1 प्लस आई 1 माइनस आई अपान 2 तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो गया आपका 2 अपान 2 का मतलब 1 हो गया। तो सी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू 1 उठा के यहाँ पे रख लो तो कितना हुआ 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई कॉट जेड बाई 2 प्लस 1। तो एफ जेड इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस आई से डिवाइड कर लो तो कॉट जेड बाई 2 प्लस 1 अपान 1 प्लस आई 1 अपान 1 प्लस आई 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो यहाँ डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर हट जाए तो नीचे हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो मतलब 2 आ गया नीचे और 1 माइनस आई हो गया ये। तो एफ जेड की वैल्यू जेड के टर्म में ये आ गई, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2E, इवेलुएट बाय कंटूर इंटीग्रेशन दिस, जहाँ पे n की वैल्यू है इंटीजर। तो लेट हम लोग यहाँ पर एक ये मान के चलते हैं कि i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई ई पावर माइनस कॉस थीटा और ये और माइनस आई इंटू इसी का साइन का टर्म भी लेकर चलते हैं, यानी ये दिया नहीं, इसी तरीके का हम एक अलग से मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसको अलग से मान के चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कास वाला जिसमें रहे कि यानी रियल पार्ट कंपेयर कर लें तो ये हमको ये वाला मिल जाए और इसी तरीके का इमेजिनरी पार्ट ये कास का है तो ये साइन का कर लो माइनस के साथ में माइनस आई, यानी ये हम आई माना है, इसको मान रहे हैं। तो 0 to पाई बाई 2 ई पावर माइनस कास थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा होता है ई पावर आई थीटा की जगह इतना हो गया तो ई पावर माइनस एन थीटा प्लस साइन थीटा हो गया, ठीक। ये चीज़ हम लेकर चल रहे हैं, कहाँ से कैसे आइडिया आया,
क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये कास का है ना, तो ऐसे ही अगर साइन का हो तो एक साथ करके एक्सपोनेंशियल में कर सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो कितना हो गया, अब ई पावर ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कास और साइन वाले टर्म इकट्ठा कर लो, तो ई पावर माइनस कास थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस का आई एन थीटा डी थीटा हो गया। 0 टू पाई ई पावर माइनस कामन ले लो, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू ई पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा हो गया। इसको लिख सकते हैं 0 टू 2 पाई ई पावर, ये हो जाएगा ई पावर आई थीटा, सो माइनस ई पावर आई थीटा इंटू ई पावर माइनस आई थीटा की होल पावर एन डी थीटा हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये पाई हटा के अब क्या करते हैं, इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने का रूल है कि यूनिट रेडियस का एक सर्किल मान लेते हैं। एक यूनिट रेडियस का सर्किल मान लेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 ये सर्किल हो गया। इस सर्किल पर अगर कोई पॉइंट लेना होगा तो एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। रेडियस इसकी 1 है तो एक्स कामा वाई तो आर कास थीटा कामा आर साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ये इस पर कोई पॉइंट हो जाएगा कास थीटा कामा साइन थीटा, इसका मतलब x की वैल्यू cos थीटा, y की वैल्यू sin थीटा। सो ऑन सर्किल वी हैव x इक्वल टू cos थीटा, y इक्वल टू sin थीटा मान लिया, है ना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये रूल है। इसको हम z में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे, देखिए z प्लेन ले लिया, देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिस इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, और एक्स वाई की वैल्यू रख लो, ई पावर आई थीटा हो गया। तो डी जेड इक्वल टू आई ई पावर आई थीटा डी थीटा डेरिवेटिव, और ई पावर आई थीटा की वैल्यू फिर जेड हो गई, है ना। तो ये हो गया आई जेड ई डी थीटा, तो डी थीटा इक्वल टू, इससे डी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी थीटा इक्वल टू डी जेड अपान आई जेड हो जाएगा डी थीटा की वैल्यू। तो अब 1 अपान जेड कितना हो जाएगा, रिवर्स कर लीजिए, 1 अपान जेड, ये जेड इक्वल टू ई पावर आई थीटा है तो 1 अपान जेड हो जाएगा ई पावर माइनस आई थीटा। तो चलिए आई इज इक्वल टू जो हम लोग मान के चल रहे थे ये अब क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ये सब हटा के यूनिट रेडियस का एक सर्किल माना है तो इसकी बाउंड्री सी दे देंगे और ये थीटा को जेड में रखिए जो ये माने हैं सब। ठीक है, तो क्या हुआ, ई पावर आई थीटा की जगह जेड रख लिया, ई पावर माइनस आई थीटा की जगह 1 बाई जेड हो गया, पावर एन हाई है, डी थीटा की जगह डी जेड अपान आई जेड हो गया। ठीक है, इंटीग्रल ओवर सी, तो आई देखिए बाहर आ गया, इंटीग्रल ओवर सी ई पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर, इसको चलिए अपान में ही रहने दो, ऊपर ले गए तो माइनस एन और ये भी -1 हो गया, लेकिन चलिए अपान में ही रहने दो। ठीक है, तो 1 अपान आई इंटीग्रल ओवर सी ई पावर माइनस जेड अपान जेड की पावर n प्लस 1 डी जेड हो गया। ठीक, अब इसके अब देखिए इस तरीके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करना है अब इसको। तो हियर जेड इक्वल टू 0 क्या है, सिंपल पोल, कितने आर्डर का, n+1 आर्डर का। तो हियर जेड इक्वल टू 0 इज ए सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर n+1 विच लाइज इनसाइड द सर्किल सी। देखिए सी के अंदर लाइज कर रहा है जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 0 यहाँ पर पोल है ओरिजिन पर, जेड इक्वल टू 0, तो ये तो सी के अंदर लाइज कर ही रहा है। तो इसका मतलब फार्मूला क्या होगा इसका, 1 अपान आई चल ही रहा है, इसका फार्मूला होता है बाई काची रेसिड्यू थ्योरम। बाई काची रेसिड्यू थ्योरम क्या होगा, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ ऑल रेसिड्यूज। तो एक ही तो रेसिड्यू था जेड इक्वल टू 0, तो सम ऑफ ऑल रेसिड्यूज का मतलब उसी पॉइंट पर रेसिड्यू हो गया, तो सो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0। तो एन पोल का रेसिड्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान n+1 आर्डर का है, तो फार्मूला हो गया, फार्मूले से हो गया, ये हो जाए आई से आई कैंसिल, 2 पाई इंटू 1 अपान n फैक्टोरियल इंटू डी एन अपान डी जेड की पावर n, जेड की पावर n+1 इंटू ई, ये एफ जेड हो गया, एफ जेड की वैल्यू हो गई ई पावर माइनस जेड अपान जेड की पावर n+1 एट जेड इक्वल टू 0, पोल जो भी है। तो क्या है पोल फार्मूला निकालने का, n आर्डर के पोल का रेसिड्यू निकालने का फार्मूला क्या है, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए पर n आर्डर का अगर पोल है n आर्डर का, तो क्या फार्मूला होता है, 1 अपान n-1 फैक्टोरियल डी n-1 अपान डी जेड की पावर n-1 और z माइनस ए की पावर n इंटू एफ जेड, ये फार्मूला होता है n आर्डर, और z इक्वल टू ए, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में n+1 आर्डर का पोल है, तो यहाँ n हो जाएगा, यहाँ n की जगह n+1 कर दो तो ये n हो गया, ये n हो गया, ये यहाँ n+1 हो जाएगा, और a की जगह कितना है 0 हो गया। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो कितना हुआ 1 अपान n फैक्टोरियल और डी n अपान डी जेड की पावर n, जेड प्लस जेड की पावर n+1 इंटू ई एफ जेड की वैल्यू ये हो गया। तो z की पावर n+1
प्लस 1 कैंसिल हो गया, एट जेड इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इतना बचा तो ई पावर माइनस जेड का n टाइम्स डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर n ई पावर माइनस जेड, क्योंकि जैसे एक बार किया तो -1 की पावर 1 ई पावर माइनस जेड हुआ, 2 बार किया तो ई पावर -1 की पावर 2 ई पावर माइनस 2 जेड हो जाएगा। n टाइम्स करेंगे तो -1 की पावर n ई पावर माइनस जेड हो गया, और z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 रखते ही ये तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका 2 पाई अपान n फैक्टोरियल इंटू -1 की पावर n हो गया, किसकी वैल्यू, i की वैल्यू, जो हम लोग i माने थे। तो अब देखिए आगे i की वैल्यू ये आ गई, और i हम लोग क्या माने थे, 0 to 2 पाई ई पावर माइनस कॉस थीटा, ये इसको i माने थे शुरुआत में, है ना। डी थीटा इज इक्वल टू कितना आया, इसकी वैल्यू आई है 2 पाई आई अपन एन फैक्टोरियल -1 की पावर n प्लस 0 इंटू आई, अगर इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो 0 इंटू आई। अब कंपेयर कर लीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो इसको अलग अलग करें, इसके साथ पूरा इंटीग्रल, तो रियल पार्ट हो जाएगा। सो 0 to 2 पाई ई पावर माइनस कॉस थीटा कॉस n थीटा प्लस साइन n थीटा डी थीटा, इधर रियल पार्ट क्या है, ये हो गया, दिस इक्वल टू 2 पाई अपन एन फैक्टोरियल -1 की पावर n। बस यही आपसे ये इंटीग्रल पूछ रहा था, तो ये आंसर हो गया। दूसरा, अगर यही क्वेश्चन में यहाँ साइन होता तो इमेजिनरी पार्ट से हमको दूसरा वाला मिल जाता, सेम ऐसे ही करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट से 0 to 2 पाई ई पावर माइनस कॉस थीटा साइन n थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन दूसरा करते वहाँ साइन होता तो ऐसे ही हम लोग लाते, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते तो हमको 0 मिल जाता, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। इसका सेक्शन बी है ना, इस सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इस पेपर कोड KAS 203T का सेक्शन बी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।